बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपने एक्सआरडी के तीसरे लेक्चर पे मौजूद हैं और इसमें हमने स्टडी करना है कि क्या होती है। तो इसके कंटेंट्स में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारे पास क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम स्लाइड नंबर 5 पे चलते हैं तो वहाँ पे हमने सिंगल क्रिस्टल वर्सेस पाउडर डायफ्रैक्शन देखना है। तो यहाँ पे आपको फिगर्स नज़र आ रही होंगी। एक फिगर है सिंगल क्रिस्टल की और दूसरी जो है वो पाउडर डायफ्रैक्शन की है, जिसमें कोई अमॉर्फस सॉलिड है, जबकि इसमें एक हमारे पास प्योर सिंगल क्रिस्टल जो है वो नज़र आ रहा है। उसमें हमें एक पैटर्न डॉट्स के नज़र आ रहे हैं। जब हम बात करते हैं पाउडर डायफ्रैक्शन की तो हमें जो है वो कोई सेपरेट डॉट्स जो है वो नज़र नहीं आते, बल्कि एक जो है वो रैंडम से सर्कल जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं और उसके इर्द गिर्द कहीं पे भी हमें लेटिस पॉइंट नज़र नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम चलें तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जी सिंगल क्रिस्टल अगर होता है तो उसकी डायफ्रैक्शन पैटर्न किस तरह की होती है, और अगर हम पाउडर डायफ्रैक्शन की बात करते हैं तो उसकी क्रिस्टलाइजेशन किस किस्म की होती है और किस नजर आ। आगे आइडियल क्रिस्टल्स के बारे में है कि आइडियल क्रिस्टल्स क्या होते हैं। तो आइडियल क्रिस्टल जो हैं वो होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट सॉलिड होते हैं इन विच एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड इन रेगुलर मैनर एंड रिपीटेड इन 3 डायमेंशंस। जिसमें एटम, आयन और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रेगुलर मैनर में पैक्ड होते हैं और अपने आप को 3 डायमेंशन में रिपीट भी कर रहे होते हैं। क्रिस्टल्स आर फॉर्म फ्रॉम यूनिट सेल्स। तो यूनिट सेल, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यूनिट सेल क्या होता है, कि तो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का छोटे से छोटा पार्ट जो होता है उसको यूनिट सेल कहते हैं और इन्हीं यूनिट सेल से मिलकर क्रिस्टल्स बन रहे होते हैं। यूनिट सेल्स आर स्टेक्ड साइड बाय साइड, एक दूसरे के साथ ये जुड़ते जाते हैं। An ideal crystal is a periodic array of structural units such as atom or molecules। तो आइडियल क्रिस्टल्स क्या होता है, यही एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स की पीरियोडिसिटी होती है जो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद इसी तरह से उनमें पीरियोडिसिटी आती रहती है। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय द इनफाइनाइट रेपिटेशन ऑफ दीज आइडेंटिकल स्ट्रक्चरल यूनिट्स इन स्पेस। तो आइडियल क्रिस्टल जो होता है वो इसी तरह के छोटे छोटे यूनिट सेल से हजारों, इनफाइनाइट हजारों लाखों जो होते हैं यूनिट सेल, वो आपस में रिपीट होते रहते हैं 3 डायमेंशन में, और इस तरह से एक आइडियल क्रिस्टल जो है वो जन्म लेता है। स्ट्रक्चर कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ लैटिस विद द ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू ईच लैटिस पॉइंट। तो इसके स्ट्रक्चर्स को हम किसी भी आइडियल क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को उसके लैटिस से बता रहे होते हैं, और उस लैटिस के अंदर जो है कई लैटिस पॉइंट होते हैं जो कि ग्रुप की फॉर्म में अटैच होते हैं। द ग्रुप ऑफ एटम इज द बेसिस। तो एटम का ये जो ग्रुप है जो यूनिट सेल बना रहा होता है, यही उसकी बेसिक्स होती है। क्रिस्टल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, पॉलीक्रिस्टल्स एंड सिंगल क्रिस्टल्स। नंबर 8 पे के बाद स्लाइड नंबर 9 पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2 फिगर्स दिखाई गई हैं, एक पॉलीक्रिस्टल की है और एक सिंगल क्रिस्टल की है। पॉलीक्रिस्टल में अगर हम बात करते हैं तो इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल पीरियोडिसिटी इज नॉट मेंटेन थ्रू आउट द बॉडी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो क्रिस्टल्स के जो यूनिट सेल हैं वो रैंडमली एक दूसरे के साथ स्पेस्ड हैं, जबकि सिंगल क्रिस्टल की बात करते हैं तो उसमें इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल पीरियोडिसिटी इज मेंटेन थ्रू आउट द बॉडी, पूरे उसमें पीरियोडिसिटी मौजूद होती है। नेक्स्ट हम अपने स्लाइड नंबर 10 पे आते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेटिस या क्रिस्टल लेटिस किसे कहते हैं। तो लेटिस क्या होता है, एन इनफिनाइट पीरियोडिक अरे ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। तो वही जो एटम होते हैं किसी भी क्रिस्टल्स के अंदर, अगर हम उनको किसी पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं स्पेस में, तो वो उनके लेटिस या क्रिस्टल लेटिस कहलाते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट डिफाइंस द लेटिस सिमेट्री। तो ये अरेंजमेंट जो होती है यही, इसी से हमें पता चलता है कि लेटिस की सिमेट्री जो है वो क्या है। लेटिस में भी 1, 2 और 3 डायमेंशनल। लेटिस जो होता है वो 1, 2 और 3 डायमेंशन में भी हो सकते हैं, यानी कि लेटिस, जबकि हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो वो 3 डायमेंशनल ही होता है, लेकिन लेटिस को हम 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में भी लिख सकते हैं। All crystal consist of regularly repeating 3 dimensional orderly arrangement of constituent particles। तमाम क्रिस्टल जो होते हैं वो उनके अंदर रेगुलरली रिपीटिंग 3 डायमेंशनल
ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है उन एटम, आइंस और मॉलिक्यूल्स की जो कि उस क्रिस्टल्स को बना रहे होते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड नंबर 11 पे, जहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया गया है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन अ क्रिस्टल relative to one another in space are designated by points। तो यही लैटिस की बात हो रही है, तो उसमें हम बता रहे हैं कि जो पार्टिकल्स क्रिस्टल में मौजूद होते हैं एक दूसरे के रिलेटिवली, तो स्पेस में उनको हम पॉइंट्स के थ्रू जो है वो सिग्निफाई कर देते हैं, डेजिग्नेट कर देते हैं ओनली द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द पार्टिकल बट नॉट देयर एक्चुअल साइज। तो वहाँ पे हमने साइज नहीं लिखना होता एटम का पूरा, बल्कि उन एटम के सेंटर की जगह पे हमने कुछ डॉट्स लगा देने होते हैं, और उन डॉट्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वही उसकी जो है वो लैटिस कहलाती है। द ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो पार्टिकल्स की जो ओवरऑल अरेंजमेंट क्रिस्टल में होती है उसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, या उसको स्पेस लैटिस या सिंपली लैटिस बोला जाता है। A lattice is defined as an array of equivalent points in 1, 2 or 3 dimension। तो ये अरेंजमेंट ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट्स होती हैं जो उन एटम्स की जगह पे लगाई जाती हैं। ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में हो सकती हैं। द इक्विवेलेंट ऑफ एन एटम प्लेस्ड ऑन any one of these lattice point। The environment of an atom placed on any one of these lattice point would be identical to that placed on an other lattice point। तो इनके जो लेटेस्ट पॉइंट होते हैं उनका एनवायरनमेंट जो होता है वो हमेशा सेम होता है, यानी कि एक एटम के गिर्द जितने दूसरे एटम लगे होंगे उसको हम नेक्स्ट लेटेस्ट स्पेस में देखेंगे तो वहाँ पे भी वो वैसे ही वैसा ही इन्वायरमेंट नज़र आएगा। देयरफॉर द लेटेस्ट लोकेट इक्विवेलेंट पोजीशन। लेटेस्ट की जो पोजीशन होती है वो इक्विवेलेंट होती है एंड शो द ट्रांसलेशनल सिमेट्री, और उसके अंदर हमें एक ट्रांसलेशनल सिमेट्री नज़र आ रही होती है। द यूनिट सेल stacked in three-dimensional space describe the bulk arrangement of the atom of a crystals। तो यूनिट सेल जो होता है जो थ्री डायमेंशनल में मौजूद होता है, यानी कि किसी क्रिस्टल का वो छोटे से छोटा हिस्सा जो होता है वो उस क्रिस्टल के पूरे एटम्स की अरेंजमेंट को हमें एक्सप्लेन कर रहा होता है कि दो एटम के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा और वो कितने कौन से एंगल पे एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें यूनिट सेल से पता चल रही होती हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैज़ थ्री डायमेंशनल स्पेस। जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी थ्री डायमेंशनल शेप्स होती हैं, जबकि अगर हम लेटिस की बात करें तो उसको हम वन डायमेंशन, टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन में भी लिख सकते हैं। इरेगुलर और स्पेस लेटिस क्या है? इरेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर पॉइंट्स। तो ये भी एक वही हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेस लेटिस क्या होती है, कि जो पॉइंट्स से हम किसी एटम आइन या मॉलिक्यूल्स को थ्री डायमेंशन में अरेंज कर देते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही जो रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती है एटम आइन और मॉलिक्यूल्स को स्पेस में, उसी को हम स्पेस लेटिस बोलते हैं। अरेंज्ड इन सच ए वे दैट ए स्ट्रेट लाइन पास थ्रू एनी टू पॉइंट्स pass at equal intervals through a series of similar points। तो सीरीज ऑफ सिमिलर पॉइंट्स में से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पास करेंगे तो वो हमेशा दो भी पॉइंट्स के दरमियान जो जगह होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी और इक्वली उसमें से वो पास हो रही होगी। तो हमेशा जो भी लाइन किसी दो चाहे हम उसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लें, चाहे वो अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लें या अलॉन्ग जेड एक्सिस ले लें, तो अलॉन्ग वाई एक्सिस भी उनकी स्पेसिंग जो है वो हमेशा एक जैसी रहेगी दो एटम्स के दरमियान या दो पॉइंट्स के दरमियान, और इसी तरह अलॉन्ग एक्स और वाई और अलॉन्ग जेड एक्सिस भी वो सेम ही रहती है। स्लाइड नंबर 12 पे तो यहाँ पे बताया गया है कि हम क्रिस्टलाइजेशन पढ़ने वाले हैं आगे। क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? क्रिस्टलाइजेशन इज अ नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स। तो सॉलिड क्रिस्टल्स जो बन रहे होते हैं चाहे वो नेचुरली बन रहे हैं या आर्टिफिशियली उनको बनाया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोल रहे होते हैं। ये एक प्रेसिपिटेशन होती है फ्रॉम द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में से किसी चीज़ का सॉलिड बन के अलग हो जाना,
या किसी मेल्ट में से अलग हो जाना, या मोर रेयरली डिपॉजिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द गैस, या गैस में से कोई सॉलिड चीज़ें क्रिस्टल्स के फॉर्म में अलग हो जाना जो कि बहुत ही कम होता है, उस सारे प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज आल्सो ए केमिकल सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। तो ये एक सॉलिड लिक्विड सेपरेशन टेक्निक कहलाती है। केमिकल यानी कि लिक्विड में से सॉलिड्स को अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इन विच मास ट्रांसफर ऑफ ए सोल्यूट फ्रॉम लिक्विड सोल्यूशन टू ए प्योर सॉलिड क्रिस्टलाइन फेज अकर, जिसमें लिक्विड सोल्यूशन में से जो सोल्यूट होता है वो एज ए सॉलिड जो है वो अलग फेज में आना शुरू हो जाता है, क्रिस्टलाइन फेज में आना शुरू हो जाता है, प्योर फॉर्म में आ जाता है। लो न्यूक्लिएशन रेट अगर होगा एंड हाई ग्रोथ रेट होगा तो वो हम उससे क्या होगा कि बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं। न्यूक्लिएशन क्या होती है उसको एंड पे बताया गया है कि न्यूक्लिएशन इज द स्टेप where the solute molecule disperse in the solvent start to gather in a cluster, के वो स्टेप होता है कि जब सल्यूट के मालिक्यूल जो होते हैं वो सॉल्वेंट में डिस्पर्स होने के बाद अलग अलग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो डिस्पर्स इन द सॉल्वेंट स्टार्ट यानी कि पहले वो सॉल्वेंट में डिस्पर्स हुए हुए थे, और जब वो स्टार्ट टू गैदर इन क्लस्टर्स होना शुरू हो जाएंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिएशन कहते हैं। तो अगर न्यूक्लिएशन रेट क्या होगा, लो होगा एंड हाई ग्रोथ रेट होगा, तो फिर जो होगा वो क्लस्टर छोटे बनने की जो रफ्तार है वो कम है, लेकिन ज़्यादा क्लस्टर बन रहे हैं और एकदम से इकट्ठे होके आ रहे हैं तो वो बड़े बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं। तो इससे फिर हमारे पास क्रिस्टल का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। हाई न्यूक्लिएशन अगर रेट होता है यानी कि उनकी गैदरिंग जल्दी हो रही है, एटम्स आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, एंड लो ग्रोथ उसके ऊपर जो लेयर्स बन रही हैं वो स्मॉल हैं, आहिस्ता आहिस्ता से बन रही हैं और कम रेट से बन रही हैं, गिव वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स और प्रेसिपिटेट्स, तो उससे स्मॉल क्रिस्टल्स बनते हैं। डिपेंड्स ऑन कंडीशन, टेम्परेचर, सॉल्वेंट, पीएच, प्रेशर, ईटीसी। और ये जो साइज का बड़ा होना या छोटा होना ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये उसके उन कंडीशंस पे डिपेंड करता है जो उस वक्त सॉल्वेंट को दी गई होती हैं जिसमें से सोल्यूट ने अलग होना होता है। तो वो कंडीशन टेम्परेचर हो सकते हैं, वो सॉल्वेंट भी हो सकता है कि कौन सा सॉल्वेंट है, किसी सॉल्वेंट में न्यूक्लिएशन फास्ट होगी, किसी सॉल्वेंट में न्यूक्लिएशन स्लो होगी। इसी तरह पीएच का इफेक्ट भी होता है, इसी तरह प्रेशर का इफेक्ट भी होता है कि हमारे पास जो क्रिस्टल्स बनने हैं वो किस साइज के बनने हैं, स्मॉल बनने हैं या लार्ज बनने हैं। फिर अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की, तो क्रिस्टलाइजेशन इज देयरफॉर एन एस्पेक्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये एक प्रेसिपिटेशन टाइप की प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन, obtained through a variation of solubility conditions of the solute in the solvent, जो कि solubility conditions को चेंज करते हुए हम कर रहे होते हैं किसी भी solute की जो solubility है वो किन कंडीशंस पे जो है वो ज़्यादा soluble है सॉल्वेंट में और किन कंडीशंस पे कम soluble है, किस जो है वो टेम्परेचर पे उसकी solubility कम है, किस सॉल्वेंट में कम है, किस पीएच पे कम होगी, किस प्रेशर पे होगी। तो ये सारी कंडीशंस को देख के सल्यूट जो होता है वो उसमें से सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द सॉल्वेंट एज कंपेयर टू प्रेसिपिटेशन ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन जो होती है वो केमिकल रिएक्शंस में हो रही होती है, जबकि क्रिस्टलाइजेशन के लिए ये सारी की सारी कंडीशन जो होती हैं उनको सेट करना पड़ता है ताकि एक अच्छी क्रिस्टलाइजेशन हो सके। न्यूक्लिएशन के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि न्यूक्लिएशन क्या होती है, इज द स्टेप वेयर सोल्यूट मॉलिक्यूल डिस्पर्स इन द सॉल्वेंट स्टार्ट टू गैदर इन अ क्लस्टर। तो सॉल्वेंट में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं सोल्यूट के वो जब इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं तो उस स्टेप को हम न्यूक्लिएशन कहते हैं। हम देखें तो स्लाइड नंबर 14 पे हमें बताया गया है कि प्रेसिपिटेशन क्या होती है। तो प्रेसिपिटेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड इन अ सॉल्यूशन। तो सॉलिड का सॉल्यूशन के अंदर जो है वो इकट्ठे हो जाना, और इनसाइड एन अदर सॉलिड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन
तो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर सॉलिड्स के अंदर में से भी सॉलिड्स जो है वो अलग होना शुरू हो जाते हैं बाय द डिफ्यूजन इन अ सॉलिड. When the reaction occur in a liquid, the solid formed is called the precipitate. जब किसी भी रिएक्शन के दौरान लिक्विड में से सॉलिड जो है वो बनना शुरू हो जाता है तो उसको हम प्रेसिपिटेट कह रहे होते हैं. When the reaction occur in a liquid, किसी लिक्विड के अंदर हम रिएक्शन कर रहे हैं और उसमें सॉलिड बन जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो उसका प्रेसिपिटेट कहलाता है. दो चीज़ों को मिलाते हैं हम, दो लिक्विड्स को अगर आपस में मिलाएं और उनके मिलाने से हमारे पास जब प्रोडक्ट आए तो वो सॉलिड फॉर्म में आए तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहेंगे. क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है कि उसमें हम चीज़ को पहले हल करते हैं जिसकी हमें क्रिस्टलाइजेशन करनी होती है और उसको हल करने के बाद ख़ास कंडीशन दी जाती हैं कि पहले उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है हल करने के लिए, फिर उसको ठंडा किया जाता है. ठंडा करने के दौरान फिर जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है और डिक्रीज़ होने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता से एटम या मॉलिक्यूल्स अपनी ओरिजिनल क्रिस्टलाइन स्टेट में आना शुरू हो जाते हैं और क्रिस्टल बनाते हैं. जबकि प्रेसिपिटेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें दो चीज़ों को मिक्स करने के बाद कोई नई चीज़ जो है वो बनने के बाद उसमें अलग होना शुरू हो जाती है. The liquid remained above the solid is in either case called supernate or supernatant. तो ये आपको एक फिगर दिखाई गई है जिसमें सोल्यूशन है. उस सोल्यूशन में से फिर आप देख रहे हैं कि सस्पेंशन हो गई है और सस्पेंशन होने के बाद फिर उसमें से चीज़ें जो है वो नीचे बैठना शुरू हो रही हैं. तो वो जो चीज़ नीचे बैठ रही है ब्लू कलर में सॉलिड की फॉर्म में उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं और उसके ऊपर जो लिक्विड होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम सुपरनेट या सुपरनेटेंट मान रहे हैं. डियर स्टूडेंट, अब हम अपने स्लाइड नंबर 15 पे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि स्टेप्स इन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. The crystallization process consists of two major events, nucleation and crystal growth. तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो होता है उसमें दो मेन जो है वो उसके इवेंट्स होते हैं. एक उसमें न्यूक्लिएशन होता है कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स उस वक्त डिसॉल्व फॉर्म में हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं. और दूसरा उसमें क्रिस्टल ग्रोथ है कि वो फिर इकट्ठे होकर जैसे यूनिट सेल एक दूसरे यूनिट सेल के ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, 3 डायमेंशन में अरेंज होना शुरू हो जाएंगे तो उसको हम फिर क्रिस्टल ग्रोथ कहना शुरू कर देते हैं. तो न्यूक्लिएशन an important stage of the precipitation process is that onset of nucleation. तो ये न्यूक्लिएशन जो होती है ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है प्रेसिपिटेशन प्रोसेस की. इसमें क्या होता है, आगाज होता है न्यूक्लिएशन का कि एटम्स आयन या मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू होंगे और यूनिट सेल बनाने लगेंगे. न्यूक्लिएशन इज द स्टेप where the solute molecule disperse in the solvent start together in a cluster. तो वो प्रोसेस या वो स्टेप जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो सल्यूट में मौजूद होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, वो उस सॉल्वेंट में से अलग होके इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं क्लस्टर की फॉर्म में ऑन द नैनोमीटर स्केल, elevating solute concentration in a small region that becomes stable under the current operating condition. और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे जिसमें कुछ कंडीशंस ज़रूरी होती हैं. वो कंडीशन टेम्परेचर है और सुपर सैचुरेशन है. The creation of the hypothetical solid particle include the formation of an interface. तो किसी भी hypothetical solid particles की creation के लिए formation of interface का होना ज़रूरी होता है, which requires some energy based on the relative surface energy of the solid and the solution. और ये जो इंटरफेस का बनना है ये डिपेंड करता है रिलेटिव सर्विस एनर्जी ऑफ सॉलिड एंड सॉल्यूशन कि उनकी आपस के अंदर क्या एनर्जी है सॉलिड की और सॉल्यूशंस की, और सॉलिड के पार्टिकल्स की आपस में क्या एनर्जी है. तो ये इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है. द एनर्जी, इफ द एनर्जी इज नॉट अवेलेबल
then no suitable nucleation surface is available. Super saturation occur. अगर ये एनर्जी मौजूद नहीं होगी तो कोई सूटेबल न्यूक्लिएशन सरफेस जो है वो अवेलेबल नहीं होगी, तो फिर सुपर सैचुरेशन होना शुरू हो जाएगी कि सल्यूट जो होंगे वो और भी ज़्यादा उसमें हल होना शुरू हो जाते हैं। अगली हमारे स्लाइड नंबर 16 है जिसमें क्रिस्टल ग्रोथ के बारे में बताया गया है। तो क्रिस्टल ग्रोथ इज द सब्सिक्वेंट ग्रोथ ऑफ द न्यूक्लियाई दैट सक्सीड इन अचीविंग ए क्रिटिकल क्लस्टर साइज। तो वही जो पहले एक यूनिट सेल बनता है, फिर वो यूनिट सेल आपस में जुड़ते जाते हैं और जुड़ते जुड़ते एक ख़ास जो है वो किस्म का क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं, एक ख़ास साइज़ का क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे क्रिस्टल ग्रोथ का नाम दे रहे होते हैं। न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ कंटिन्यू टू अकर साइमल्टेनियसली। तो न्यूक्लिएशन स्टार्ट होने के साथ साथ फिर नए यूनिट सेल भी बनते जाते हैं और वो यूनिट सेल आपस में जुड़ते भी जाते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं फिर साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं अनटिल द सुपर सैचुरेशन एग्जिस्ट। जब तक सॉल्वेंट के अंदर सुपर सैचुरेशन होगी यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्यूट मौजूद होगी, तब तक ये न्यूक्लिएशन और ग्रोथ जो होंगे वो कंटिन्यू रहेंगे। सुपर सैचुरेशन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, hence the rate of nucleation and growth is driven by the existing super saturation in solution। तो सुपर सैचुरेशन का होना क्रिस्टलाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और रेट ऑफ न्यूक्लिएशन और ग्रोथ जो है वो ड्रिवन बाय द एग्जिस्टिंग सुपर सैचुरेशन इन द सॉल्यूशन। तो ये जो रेट होता है न्यूक्लिएशन का, कितनी जल्दी न्यूक्लिएशन होनी है या ग्रोथ कितनी जल्दी होनी है, ये इसी सुपर सैचुरेशन पे ही डिपेंड करता है। फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टलाइजेशन। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रिस्टलाइजेशन को अफेक्ट कर सकते हैं? तो इसमें पहला टेम्परेचर का रोल है, रोल ऑफ टेम्परेचर एंड सैचुरेशन। हाउएवर when the clusters are not stable, अगर क्लस्टर स्टेबल नहीं होता, they can re-dissolve, तो वो दोबारा से हल हो सकते हैं उसी सॉल्वेंट के अंदर। Therefore, the cluster need to reach a critical size in order to become stable nuclei। तो एक स्टेबल न्यूक्लियाई होने के लिए क्लस्टर का एक क्रिटिकल साइज को अटेन करना ज़रूरी होता है। Such critical size is dictated by operating condition, और ये जो क्रिटिकल साइज होता है ये इन्हीं ऑपरेटिंग कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा होता है कि टेम्परेचर कितना है और सुपर सैचुरेशन जो है वो कितनी है। स्लाइड नंबर 17 पे तो इसमें हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल मेथड्स से कैसे जो है वो क्रिस्टलाइजेशन होती है और नेचुरल कुछ वो प्रोसेस होते हैं जिसमें क्रिस्टलाइजेशन हो रही होती है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो for crystallization to occur from a solution, it must be supersaturated। तो solutions में से crystallization होने के लिए ज़रूरी है कि वो एक super saturated solution हो। This means that the solution has to contain more solute entities, molecules or ions than it would contain under equilibrium saturated solution। तो जब सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है उस वक्त उसके अंदर एक इक्विलिब्रियम होता है सल्यूट के मॉलिक्यूल्स और आयंस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में, कि वहाँ पे सल्यूट जो होते हैं वो सेपरेट भी हो रहे होते हैं और डिजॉल्व भी हो रहे होते हैं एट द सेम रेट। लेकिन सुपर सैचुरेशन में क्योंकि सल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द सल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय वेरियस मेथड्स। और ये हम सुपर सैचुरेशन किस तरह से कर सकते हैं, इनके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। एक है कि सॉल्यूशन को कूलिंग कर दी जाए। तो सॉल्यूशन अगर कूल कर दिया जाएगा, ठंडा कर दिया जाएगा, तो उससे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी कम होगी तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाएंगे। सॉल्यूट जब नीचे बैठने लगेगा तो वो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी सॉल्युबिलिटी के कम होने से। Addition of the second solvent to reduce the solubility of the solute, या फिर हम कोई और सॉल्वेंट उसमें ऐड कर दें जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाए सॉल्यूट की,
तो इस टेक्निक को एंटी सॉल्वेंट और ड्राउन आउट कहा जाता है। इसी तरह फिर केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन करके भी हम उस जो सल्यूट है उसकी, जैसे कॉमन आयन इफेक्ट होता है, उसमें से हम किसी आयन को अलग नीचे बिठाना चाह रहे होते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं या उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसको डिक्रीज किया जा सकता है। फिर इसी तरह चेंज इन पीएच इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस। तो कुछ ऐसे भी हमारे पास रिएक्शंस होते हैं या प्रोसेस होते हैं जिसमें अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच को चेंज कर दिया जाए तो उससे भी सॉल्युबिलिटी के अंदर डिक्रीज आता है। और इंडस्ट्रियल, ये एक कॉमन इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इंडस्ट्री में ये वाला मेथड जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अदर मेथड्स सच एज सॉल्वेंट एवेपोरेशन कैन आल्सो बी यूज्ड। तो सॉल्वेंट को एवेपोरेट करते हुए भी हम सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर रहे होते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट कम हो जाएगा तो फिर सल्यूट के मालिक्यूल जो होंगे उसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सल्यूट जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट होना या क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ सॉल्वेंट ऑफ एवेपोरेशन। नेक्स्ट नंबर 18 पे, और उसमें हमें एक फिगर दिखाई गई है जो कि नैनो पार्टिकल्स प्रोडक्ट के बारे में है। तो एक प्रिकर्सर है, उस प्रिकर्सर से अगर हम जो है वो क्रिस्टलाइजेशन करना चाहते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन करने के लिए दो मेथड हैं, एक फास्ट न्यूक्लिएशन है और एक स्लो न्यूक्लिएशन है। तो ऊपर हम देख रहे हैं कि फास्ट न्यूक्लिएशन हो रही है और नीचे जो है वो स्लो न्यूक्लिएशन का प्रोसेस हो रहा है। अगर उसमें हम ग्रोथ करते हैं, फास्ट न्यूक्लिएशन और स्लो ग्रोथ होती है, तो उससे हमारे पास जो होते हैं वो स्मॉल नैनो पार्टिकल्स बन रहे होते हैं। और हमारे पास अगर ग्रोथ जो है वो फास्ट हो जाए और स्लो न्यूक्लिएशन हो तो फिर हमारे पास लार्ज नैनो पार्टिकल्स बन रहे हो। फिर हम आ जाते हैं कि सिंगल सॉल्वेंट क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है। तो सिंगल सॉल्वेंट क्रिस्टलाइजेशन इज typically the mixture of compound A and impurity B are dissolved in small amount of hot solvent to fully dissolve the mixture, thus making saturated solution। तो हम एक चीज़ को प्योर फॉर्म में लेके आना चाह रहे होते हैं, जैसा कि कंपाउंड ए है और उसमें अगर कोई थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ है, तो उसको भी हमने क्या करना होता है, हमने ऐसा करना होता है कि इन दोनों को हम किसी हार्ड हार्ड सॉल्वेंट के अंदर फुली डिसॉल्व करना होता है। डिसॉल्व इन द स्मॉलेस्ट अमाउंट, तो बहुत ही कम अमाउंट इनकी लेके हॉट सॉल्वेंट में इनको हमने फुली डिसॉल्व करना है, thus making the saturated solution। द सोल्यूशन इज देन अलाउड टू कूल। तो जब हम उसको हल कर लेते हैं तो उसके बाद सोल्यूशन को ठंडा किया जाता है ताकि सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज किया जा सके। एज द सोल्यूशन कूल्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इन द सोल्यूशन ड्रॉप्स। तो सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। दिस रिजल्ट इन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए कंपाउंड फ्रॉम सोल्यूशन। तो इस तरह से सोल्यूशन में से क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। द स्लोअर द रेट ऑफ कूलिंग, अगर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करेंगे, द बिगर द क्रिस्टल फाउंड, तो क्रिस्टल उतने ही बड़े बनते हैं। और अगर ज़्यादा बड़े क्रिस्टल बन जाए तो उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा क्रिस्टल जो होता है वो फ़ायदेमंद नहीं होता स्टडी करने के लिए, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में नहीं आ सकता। सॉल्वेंट एडेड टू द कंपाउंड्स, तो नीचे इस फिगर्स 1 2 3 को एक्सप्लेन किया गया है कि पहले वाले में हमने सॉल्वेंट ऐड किया है कंपाउंड के अंदर, उसको मिक्स किया है और वो ऑरेंज फॉर्म में आ गया। फिर उसके बाद हम सॉल्वेंट को हीट करते हैं, हीटेड टू द गिव सैचुरेटेड कंपाउंड, और उसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड की तरफ ले आते हैं, उसका कलर भी ऑरेंज है। फिर सैचुरेटेड कंपाउंड सोल्यूशन ऑरेंज जो कलर में है, हीट करने के बाद अलाउड टू कूल, उसको ठंडा किया जाता है ओवर अ टाइम टू गिव द क्रिस्टल। तो फिर जब ठंडा करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्योंकि डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होने से वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, जो कि लास्ट फिगर नंबर 4 में हमें दिखाया है कि वो उसमें से अलग हो रहे हैं। और कलर ऑफ द सॉल्यूशन आल्सो गेट फेड, तो वहाँ से ऑरेंज के बाद उसका कलर पेल ऑरेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जिन
एटम आयन या मालिक्यूल की वजह से वो कलर आ रहा होता है, तो वो क्योंकि सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं तो वो कलर भी थोड़ा बहुत फेड होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड नंबर 20 पर। तो ये क्या है? इट इज़ एन आइडियल सोल्यूशन। इन एन आइडियल सोल्यूशन द solubility प्रोडक्ट ऑफ द impurity B is not exceed at any temperature। तो आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसके अंदर जो कंपाउंड हम हल करना चाहते हैं वो तो हल हो जाए, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ हैं बी है वो उसमें हल नहीं होता, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती नहीं है। In that case, the solid crystal will consist of pure A and all the impurity will remain in solution। तो सिर्फ और सिर्फ जो होगा वो उस केस में जब इम्प्योरिटी हल नहीं हुई, तो जब क्रिस्टल बनेंगे तो सिर्फ हमारे पास ए के ही क्रिस्टल बनेंगे, बी जो है वो हम उसको पहले ही सेपरेट कर लेते हैं बाय द फिल्ट्रेशन। जब हॉट सोल्यूशन होता है तो उसको फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट करेंगे तो बी क्योंकि हल नहीं होता तो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है और ए डिज़ोल्व फॉर्म में नीचे आ जाता है। फिर जब ए डिज़ोल्व फॉर्म में नीचे आएगा तो उसको हम ठंडा करेंगे तो उसमें से क्रिस्टल सिर्फ ए के ही बनेंगे। The solid crystals are collected by filtration and filtrate is discard। तो ऊपर जो फिल्ट्रेट रह जाता है उसको हम ज़ाया कर देते हैं, जिसमें impurities होती हैं, बी होता है फिल्टर पेपर के ऊपर। If the solubility product of impurity exceed, some of the impurities can co-precipitate। अगर बी उसमें हल हो जाए तो कुछ जो impurities हैं वो भी co-precipitate उसके साथ हो सकती हैं, क्रिस्टल के साथ जुड़ सकती हैं, उसका हिस्सा बन सकती हैं। However, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव लो कंसनट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी, क्योंकि इम्प्योरिटी की कंसनट्रेशन बहुत लो होती है, इट कंसनट्रेशन इन द प्रेसिपिटेटेड क्रिस्टल विल बी लेस देन इट्स कंसनट्रेशन इन द ओरिजिनल सॉलिड। तो क्योंकि सारे के सारी जो इम्प्योरिटी हल होती है वो सारी की सारी तो क्रिस्टलाइज आउट नहीं होती, तो उसमें से बहुत ही ऑलरेडी उसकी अमाउंट कम होती है बी की, तो जब वो फिर री उसकी क्रिस्टलाइजेशन होती है ए के साथ साथ तो उसमें भी उसकी कंसनट्रेशन मज़ीद कम हो जाती है। अगर हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को रिपीट करते हैं, यानी कि उस क्रिस्टल्स को लेके फिर दोबारा से हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं और डिज़ोल्व करने के बाद फिर उसको क्रिस्टलाइज करते हैं, तो उस तरह से हम इसको प्योर कर सकते हैं, ए को और बी को उसमें से कम कर सकते हैं। Repeated recrystallization will result in a pure crystalline precipitate। The purity is checked after each crystallization by measuring the melting point। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम क्रिस्टल बना रहे हैं उसका जो वो प्योर है या उसमें कोई इम्प्योरिटीज मौजूद हैं, तो वो हम उसके मेल्टिंग पॉइंट को चेक करते हुए बता सकते हैं। सेंस इम्प्योरिटीज लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, अगर इम्प्योरिटीज मौजूद होगी तो असल जो हमारे पास सैंपल है जिसको हमने क्रिस्टलाइज आउट किया है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा जो उसके ओरिजिनल मेल्टिंग पॉइंट है उससे। और अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट सही होता है जितना होना चाहिए तो इसका मतलब है कि फिर वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि प्योरिटीज़ जो होती हैं वो मेल्टिंग पॉइंट चेंज नहीं होते, और अगर इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं तो उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज हो जाता है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन आल्सो बी यूज्ड टू चेक द लेवल ऑफ इम्प्योरिटी। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी हम किसी भी सब्सटेंस की इम्प्योरिटीज़ का लेवल चेक कर सकते हैं। Sorry। Repeated recrystallization result in some loss of material because of non-zero solubility compound A। तो रिपीटेड अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो उसमें से हम कुछ क्रिस्टल जो होते हैं, कुछ मटेरियल अपना जो है वो लॉस कर देते हैं, क्योंकि ए जो है वो भी हल होता है, हल होने के बाद सारे का सारा क्रिस्टलाइज आउट नहीं होता। The crystallization process require an initiation step such as the addition of a seed crystal। तो शुरू में जब क्रिस्टलाइजेशन होती है तो उसके लिए इनिशिएशन स्टेप होता है और उस स्टेप को हम कहते हैं कि सीड फॉर्मेशन हो रही है, एडिशन ऑफ ए सीड। तो वो क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि हमारे पास न्यूक्लिएशन होती है उसी को हम सीड क्रिस्टल्स भी बोल रहे होते हैं। इन द लेबोरेटरी ए
minuscule fragment of a glass produced by scratching the side of the glass recrystallization vessel may provide the nucleus on which crystal may grow. तो लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, बहुत ही छोटा सा ग्लास का एक फ्रेगमेंट ले लेते हैं जो कि स्क्रैचिंग ऑफ साइड ऑफ द ग्लास क्रिस्टलाइजेशन वेसल से लिया जाता है और उससे मे प्रोवाइड द न्यूक्लियस ऑन विच क्रिस्टल में ग्रो। तो वो एक न्यूक्लियस के तौर पे काम करता है जिसके ऊपर क्रिस्टल ने ग्रो होना होता है। सक्सेसफुल रिक्रिस्टलाइजेशन डिपेंड ऑन फाइंडिंग द राइट सॉल्वेंट। सक्सेसफुल रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है कि जो सॉल्वेंट है वो हम सही से चूज़ करें, क्योंकि हर सॉल्वेंट के अंदर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, चाहे उसमें सोल्यूट डिसॉल्व भी हो जाए। दिस इज़ यूजुअली ए कॉम्बिनेशन और प्रेडिक्शन एक्सपीरियंस एंड ट्रायल एरर। तो ये एक हमारे पास जो होता है, जैसे हम कहते हैं तीर या तुक्का वाली बात होती है कि डिफरेंट जो है वो सॉल्वेंट ट्राई किए जाते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट को ट्राई किया जाता है और फिर एक्सपीरियंस या प्रेडिक्शन पे भी बेस करता है कि कौन कितना जो है वो एक्सपीरियंस है क्रिस्टलाइजेशन में, तो उसको नो हाउ होती है कि किस तरह से हम जो है वो क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस वाला काम होता है जिसमें ट्रायल एंड ट्रायल होते हैं और एरर भी आ रहे होते हैं। उन सारी चीज़ों से वो साइंटिस्ट या जो पर्सन है जो लेबॉर्ट्री में काम कर रहा है वो उन सारी चीज़ों को देख रहा होता है, उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो इस तरह जितना भी कोई अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, तो उस तरह से वो डिफरेंट सॉल्वेंट को कंबाइन करते हुए भी क्रिस्टलाइजेशन कर सकता है। The compound must be more soluble at higher temperature than at lower temperature. क्रिस्टलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि जो सल्यूट हम ले रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे उतना हल ना हो उस सॉल्वेंट में जितना कि उसको हायर टेम्परेचर पे वो हल होता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए एट हायर टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि जब उसको ठंडा करेंगे तो फिर वो सॉल्युबिलिटी कम होने से ही क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होती है। Any insoluble impurity is removed by the technique of hot filtration. तो अगर कोई solubility जब हम किसी कंपाउंड को क्रिस्टलाइज आउट करना चाहते हैं और उसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद होती हैं, तो हमें चाहिए कि ऐसे सॉल्वेंट लें जिसमें वो इम्प्योरिटीज़ हल ना हो। जब वो उसमें हल नहीं होगी तो फिर उस हॉट सॉल्वेंट को जब हम फिल्टर करेंगे तो फिल्ट्रेशन के थ्रू वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं फिल्टर पेपर पे रह जाती हैं और इस तरह से हम उसको रिमूव कर लेते हैं। मल्टी सॉल्वेंट क्रिस्टलाइजेशन भी होती है, जैसे हमने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही सॉल्वेंट के अंदर क्रिस्टलाइजेशन हो जाए, तो इसके लिए हमें जो है वो दो या दो से ज़्यादा सॉल्वेंट को भी आपस में मिक्स करके क्रिस्टलाइजेशन के एक्सपेरिमेंट को करना होता है। दिस मेथड इज़ द सेम एज द अबव बट वेयर टू आर मोर सॉल्वेंट आर यूज्ड। तो ये सॉल्वेंट जो है, ये जो प्रोसेस है, ये भी वो वैसे ही है कि हमने क्या करना है, पहले तो सॉल्वेंट लेना है, उसमें उसको हल करना है हाई टेम्परेचर पे, ज़्यादा हल होना चाहिए। तो इसमें बस ये होता है कि हम एक की बजाय एक से ज़्यादा दो या तीन सॉल्वेंट का मिक्सचर ले लेते हैं, तब उसके अंदर फिर हम सोल्यूट को हल करते हैं। दिस रिलाइज ऑन बोथ कंपाउंड ए एंड इम्प्योरिटी बी बीइंग soluble इन द फर्स्ट सॉल्वेंट। तो ये देखा जाता है कि जो दोनों चीज़ें अगर एक में हल हो रही हैं, पहले ए और बी दोनों ही पहले सॉल्वेंट में हल हो जाती हैं, तो फिर हम कोई ऐसा सॉल्वेंट ऐड करते हैं जिसकी वजह से एक की सॉल्युबिलिटी उसमें डिक्रीज हो जाए, खासतौर पे बी की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाए। ए सेकंड सॉल्वेंट इज स्लोली एडेड। तो सेकंड सॉल्वेंट को आहिस्ता आहिस्ता ऐड किया जाता है। आइदर कंपाउंड ए और इम्प्योरिटी बी विल बी इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट एंड प्रेसिपिटेट। तो इसमें से ऐसा होगा कि हम उस सॉल्वेंट के डालने से या तो ए इनडिजॉल्व फॉर्म में आ जाएगा या बी अनडिजॉल्व फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से एक चीज़ जो है वो उससे सेपरेट हो सकती है फिल्ट्रेशन के थ्रू। जब जो चीज़ हल
नहीं होगी सॉल्वेंट में या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट में, तो हम उसको फिल्टर करेंगे तो वो हम उस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। whilst the other compound A impurity B will remain in solution, तो जो सोल्यूशन में रहेगी वो फिल्टर पेपर से नीचे आ जाएगी, डिजॉल्व फॉर्म में होगी, तो उसको हम अलग कर सकते हैं। और अगर ए जो है वो इनसॉल्युबल हो गया है तो उसको फिल्टर पेपर से लेकर हम दोबारा से किसी और सॉल्वेंट में हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ए को बी से सेपरेट कर सकते हैं। या बी अगर इम्प्योरिटी है और वो ऊपर रह गई है, ए सॉल्युबल फॉर्म में नीचे आ गया है, तो फिर उसी ए को हम क्रिस्टलाइजेशन के लिए रख देते हैं ताकि वो कूल होता जाए और आहिस्ता आहिस्ता उसमें से सॉल्वेंट सल्यूट के मालिक्यूल जो हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। Thus the proportion of first and second solvent is critical। और ये भी है कि कितना हमने पहला सॉल्वेंट लिया है और दूसरा सॉल्वेंट किस मिकदार में लेना है, ये सब चीज़ डिपेंड करती है उसके एक्सपीरियंस पे। तो कई बार एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं और उसके बाद जाके हमें सही जो रेशियो है सॉल्वेंट की वो हमें दस्तयाब होती है क्रिस्टलाइजेशन के लिए। Typically, the second solvent is added slowly until one of the compound begin to crystallize from solution and then the solution is cooled। तो हम दूसरे solution को आहिस्ता आहिस्ता डाल रहे होते हैं और जब हमें लगता है कि इसमें से एक चीज़ जो है वो बैठने शुरू हो गई है नीचे, तो फिर हम उस solution को ठंडा कर लेते हैं और उससे फिर हम उनको impurities को separate कर लेते हैं। Heating is not required for this technique but can be used। वैसे इस टेक्निक में हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि चीज़ें जो वो जो सॉल्वेंट हमने पहले लिया था उसमें एक चीज़ हल हो चुकी होती है, तो फर्दर हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे ज़रूरत पड़े तो यूज़ की जा सकती है। आ जाते हैं अपनी स्लाइड नंबर 23 पे। तो उसमें यही प्रोसेस जो है वो दिखाया गया है कि सॉल्वेंट एडेड क्लियर टू कंपाउंड। तो ऑरेंज किस्म का हमारे पास जो है वो आता है मिक्सचर, फिर सॉल्वेंट को हीट टू गिव सैचुरेटेड कंपाउंड सॉल्यूशन, फिर वो हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी कि अभी हमने दूसरा सॉल्वेंट इसमें ऐड नहीं किया, पहले सॉल्वेंट में ही हम सल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं। सेकंड सॉल्वेंट जो है वो फिर ब्लू कलर का ऐड किया जा रहा है कंपाउंड के सॉल्यूशन के अंदर, जिससे हमारे पास जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है और वो जब मिक्स करते हैं सॉल्वेंट को सिस्टम में तो ग्रीन कलर का हमारे पास स्पीकर आ जाता है। फिर उसको हम ठंडा करते हैं। मेक्स सॉल्वेंट सिस्टम ग्रीन अलाउड टू कूल ओवर टाइम टू गिव क्रिस्टल्स। और उसको फिर हम ठंडा कर रहे होते हैं तो ठंडा करने से उसमें क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड ए सैचुरेटेड मिक्सचर सॉल्वेंट सिस्टम ग्रीन ब्लू, तो ग्रीन ब्लू होना शुरू हो जाता है वो उसका कलर भी, जब उसमें से सल्यूट के पार्टिकल इनसॉल्युबल होना शुरू होंगे तो उसका कलर भी फिर जो है डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन होना शुरू हो जाता है। जी तो स्टूडेंट, अब हम अपनी स्लाइड नंबर 24 पे हैं और इसमें हम देखते हैं कि अगर दूसरा सॉल्वेंट ऐड करने से भी दोनों चीज़ें हल हो जाती हैं तो फिर इसको हम रिवर्स किया जाता है। और इस मेथड के अंदर फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि उस सॉल्वेंट को उसमें से एवेपोरेट करते हैं। डिस्टिलेशन के थ्रू हम एक सॉल्वेंट को उसमें से अलग कर लेते हैं या वैक्यूम जो है डिस्टिलेशन से हम उसमें से सेपरेट करते हैं। जैसा कि आपको बीकर नंबर लेफ्ट से स्टार्ट करें तो बीकर नंबर 1 में हमने सॉल्वेंट लिया है, फिर उसको उसमें हमने सल्यूट को डिज़ोल्व किया है। सल्यूट को डिज़ोल्व करने के बाद उसको हमने गर्म किया है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया है, थर्ड बीकर में वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। फिर उसके बाद हम उसमें एक ब्लू कलर का एक और सॉल्वेंट उसमें ऐड कर रहे हैं। ऐड करने पर दोनों चीज़ें अगर उसमें हल हो गई हैं तो फिर हमने क्या करना है कि जो सॉल्वेंट हमने इसमें ऐड किया था तो उसमें से एक सॉल्वेंट को हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करेंगे, जो आपको आगे दो ग्रीन बीकर्स के दरमियान से एवेपोरेशन होती नज़र आ रही है और जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वो भी कम हो गया है। और फिर नेक्स्ट उस सॉल्वेंट को कूल किया जाता है और उसमें से फिर हम क्रिस्टलाइजेशन करके देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो क्रिस्टलाइज आउट हो रही है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है स्लाइड नंबर 24 में कि किस किस तरह से बीकर्स के अंदर चीज़ों को ऐड किया गया है और किस तरह से उसको फिर रिमूव किया गया है और उनके कलर में क्या चेंज आया है। अब हम अपनी स्लाइड नंबर 25 पे हैं। तो इसमें हॉट फिल्ट्रेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस
एक्सप्लेन किया जा रहा है। हॉट फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपाउंड ए फ्रॉम बोथ impurity B and some insoluble matter C। तो अगर इम्प्योरिटी भी है और कुछ ऐसे कंपाउंड भी उसमें सी भी मौजूद हैं तो उसके लिए हमें ए को उनसे सेपरेट करने के लिए हॉट फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है। दिस टेक्निक नॉर्मली यूज ए सिंगल सॉल्वेंट सिस्टम एज डिस्क्राइब्ड अबव। तो इस टेक्निक में हमने दूसरे सॉल्वेंट को ऐड नहीं करना होता बल्कि सिंगल सॉल्वेंट सिस्टम में इस प्रोसेस को करना होता है। When both compound A and impurity B are dissolved in minimum amount of hot solvent, the solution is filtered to remove insoluble matter C। तो दोनों चीज़ें अगर ए और बी हल हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उस सोल्यूशन को फिल्टर आउट कर लेते हैं जिससे ए और बी नीचे चले जाएंगे और सी जो है वो इनसॉल्युबल मैटर की फॉर्म में फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है और उसको रिमूव कर लिया जाता है। दिस मैटर मे बी एनीथिंग फ्रॉम द थर्ड इम्प्योरिटी कंपाउंड टू फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रोकन ग्लासेस। तो ये किसी चीज़ के थर्ड जो हमारे पास इम्प्योरिटी आई है वो किसी फ्रेगमेंट के ब्रेक होने से या ब्रोकन ग्लासेस की वजह से हो सकती है जिसको हम अलग कर लेते हैं फिल्ट्रेशन से। फॉर ए सक्सेसफुल प्रोसीजर one must ensure that the filtration apparatus is hot in order to stop the dissolved compound crystallize from the solution during the filtration। तो जब हम फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो अपरेटस है वो हॉट फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको फिल्टर करते हुए वो ठंडा हो जाता है सोल्यूशन या अपरेटस जो है वो कूल हो जाता है तो उस दौरान वहाँ पे भी क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो सकती है, thus forming crystals on the filter paper or funnel। One way to achieve this is to heat a conical flask containing a small amount of clean solvent on the hot plate। तो फिर ये हम क्या कर सकते हैं कि हम एक पहले बड़ा बीकर ले लें, उसमें हम पानी लेके उसको हॉट प्लेट पे रख दें और उसको जो है वो गर्म करना शुरू कर दें। फिर उसके अंदर हम फ्लास्क को रखें और उसके ऊपर फिल्ट्रेशन करें। तो फ्लास्क क्योंकि हीट होगी, गर्म होगी, तो उस दौरान फिर वो फिल्ट्रेशन करते हुए ठंडी नहीं होगी तो वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं होगी, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। A filter funnel is rested on the mouth and hot solvent vapors keep the stem warm। तो वो जो नीचे हमारे पास वो होता है हॉट सॉल्वेंट वेपर्स होते हैं जो हॉट प्लेट की वजह से ऊपर आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वो माउथ ऑफ द फनल या स्टेम जो होती है वो गर्म रहती है और क्रिस्टलाइजेशन वहाँ पे नहीं होती। आगे अगर हम बात करते हैं तो स्लाइड नंबर 26 पे जैकेटेड फिल्टर फनल में आल्सो बी यूज्ड। तो डिफरेंट किस्म की फनल्स होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। सो द फिल्टर पेपर इज़ प्रेफरेबली फ्लूटेड। फ्लूटेड फिल्टर पेपर होना चाहिए, ये आपने पढ़ा होगा पहले भी कि फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या होता है। एक फैन नुमा फिल्टर पेपर हम उसको बनाते हैं और उसको फिर रोज टाइप उसको ओपन करते हैं तो उसमें जो है वो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन फास्ट होता है, 3 लेयर्स इकट्ठी नहीं होती। rather than folded into a quarters, this allow quick filtration, thus less opportunity for the desired compound to cool and crystallize from the solution। तो अगर सोल्यूशन फिल्टर पेपर में ज़्यादा देर रुकेगा नहीं तो ठंडा नहीं होगा, जल्दी से फिल्ट्रेशन हो जाएगी और क्रिस्टलाइजेशन वहाँ नहीं हो सकेगी। Often it is simpler to do the filtration and recrystallization as two independent and separate steps। तो ये भी है कि हम इसको फिल्ट्रेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन को अलग अलग स्टेप के अंदर करें। That is, dissolve compound A and impurity B in a suitable solvent and at room temperature। रूम टेम्परेचर पे उसको करके हम क्या कर लें, उसको पहले फिल्टर कर लें। फिल्टर टू रिमूव द इनसॉल्युबल कंपाउंड ग्लास। कोई भी उसमें अगर कंपाउंड है या कोई ग्लास के पीसेस हैं उनको हम पहले फिल्टर कर लें। रिमूव द सॉल्वेंट and then recrystallize using any of the method listed above। जितने हमने ऊपर मेथड पढ़े हैं उनको हम फिर दोबारा से यूज करते हुए इस क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं।
यहाँ पे वही दिखाया गया है कि पहले हम चीज़ों को रूम टेम्परेचर पे हल कर लेते हैं। हल करने के बाद फिर अगर कोई इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं पहले ही। उसके बाद फिर जो है उनको सेम वे के अंदर मज़ीद अगर चीज़ें हमने उसमें हल करनी है तो हम उसको गर्म टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर पे हल करेंगे, और हल करने के बाद फिर उसको दोबारा से ठंडा करेंगे, फ़िल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से स्लाइड की तरफ चलते हैं, स्लाइड नंबर 27, जिसमें बताया गया है कि सीडिंग क्या होती है। तो क्रिस्टलाइजेशन रिक्वायर एन इनिशिएशन स्टेप। तो पहला जो स्टेप होता है उसको सीडिंग बोला जाता है। दिस कैन बी स्पॉन्टेनियस और कैन बी डन बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ प्योर कंपाउंड। तो ये स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद भी हो सकती है, या फिर हमें कोई प्योर कंपाउंड एक उसमें ऐड करना पड़ता है जहाँ पे हमने क्रिस्टलाइजेशन करनी है। सीड क्रिस्टल्स यानी उसी कंपाउंड का एक छोटा सा पीस उस क्रिस्टल्स का वहाँ पे ऐड करना पड़ता है, तो वो फिर वहाँ पे दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन उसी पीस के ऊपर स्टार्ट हो जाती है। टू द सैचुरेटेड सोल्यूशन और कैन बी डन बाय सिंपली स्क्रैचिंग द ग्लास ऑफ सरफेस टू क्रिएट ए सीडिंग सरफेस फॉर क्रिस्टल ग्रोथ। या हमें कुछ छोटा सा पीस किसी ग्लास का भी उसी सॉल्वेंट के अंदर डालना पड़ता है, जिसके ऊपर जो होती है वो फिर सल्यूट के मालिक्यूल्स आके इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और इसी को हम सीडिंग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इट इज थॉट दैट इवन डस्ट पार्टिकल कैन एक्ट एज ए सिंपल सीड। तो वो जो सीड है जिसके ऊपर तमाम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होना है, क्रिस्टलाइजेशन ग्रोथ होनी है, तो वो कोई ग्लास का पीस भी हो सकता है, वो का उसी क्रिस्टल्स का कोई प्योर उसका जो है वो एक पीस हो सकता है, या फिर उसमें कोई अगर डस्ट पार्टिकल भी जो इनसॉल्युबल फॉर्म में उसमें चला जाता है वो भी एक सीड के तौर पे एक्ट कर सकता है। सिंगल परफेक्ट क्रिस्टल्स फॉर एक्स-रे एनालिसिस। Growing crystal for X-ray crystallography can be quite difficult. क्रिस्टल ग्रो करना बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कोई इतना आसान नहीं होता। फॉर एक्स-रे एनालिसिस सिंगल परफेक्ट क्रिस्टल्स आर रिक्वायर्ड। और एक्स-रे एनालिसिस के लिए हमें एक सिंगल परफेक्ट क्रिस्टल चाहिए होता है जिससे हम एनालिसिस कर सकें। टिपिकली ए स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम मिकदार में 5 से लेके 100 मिलीग्राम ऑफ प्योर कंपाउंड इज यूज्ड एंड क्रिस्टल्स आर अलाउड टू ग्रो वेरी स्लोली। तो बहुत ही छोटा हमें एक सिंगल क्रिस्टल चाहिए होता है, और उसके लिए हमें मिकदार भी बहुत कम लेनी होती है क्रिस्टलाइजेशन के लिए, जो कि 5 से लेके 100 मिलीग्राम तक होती है। Several techniques can be used to grow these perfect crystals. तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम इन क्रिस्टल्स को, सिंगल क्रिस्टल को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो भी कोई आसान टेक्निक नहीं है। यहाँ पे बताया गया है कि स्लो evaporation of a single solvent. Typically, the compound is dissolved in a suitable solvent and solvent is allowed to slowly evaporate. तो जब क्रिस्टल्स बन जाते हैं फिर उन क्रिस्टल्स में से बहुत ही कम अमाउंट को लेके उस सूटेबल सॉल्वेंट में उसको हल किया जाता है, और हल करने के बाद फिर उसको स्लोली एवेपोरेट किया जाता है, और इस तरह से फिर उसमें वो दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन सिंगल क्रिस्टल की स्टार्ट होती है। वंस द सोल्यूशन इज सैचुरेटेड क्रिस्टल कैन फॉर्म। जब सोल्यूशन को सैचुरेटेड फॉर्म में हम ले लेते हैं तो फिर उसमें क्रिस्टल बनने के चांस। यहाँ पे वही आपको फिगर में दिखाया गया है कि हमने सॉल्वेंट जो है वो जो क्रिस्टल्स बने हैं उसमें से सिंगल क्रिस्टल हासिल करने के लिए बहुत कम अमाउंट लेनी है, उसके अंदर फिर हमने सॉल्वेंट ऐड करना है, और सॉल्वेंट ऐड करने के बाद हमने उसको एवेपोरेट करना है स्लोली, और रूम टेम्परेचर पे स्लोली जब एवेपोरेशन होगी तो ऊपर भी आपने देखा उसको कवर किया हुआ, उसमें से थोड़ी सी ओपनिंग है जिसमें से जो है वो सॉल्वेंट के मालिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट होंगे, और एवेपोरेट होने से सॉल्वेंट की जो
अमाउंट है वो भी आपको लास्ट बीकर में देख रहे हैं कम होती नज़र आ रही है, और उसके कम होने के साथ साथ वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन होना भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस आपको इस स्लाइड नंबर 28 में। स्लाइड नंबर 29 पे जाते हैं तो सॉल्वेंट एडेड किया गया है और किस तरह से फिर जो है वो मिक्सचर ऑफ द सॉल्वेंट को ऐड किया गया है और फिर उसको एवेपोरेट किया गया है। तो यानी कि अगर वो क्रिस्टल्स एक सॉल्वेंट में सही तरह से सेपरेट आउट नहीं हो रहे, तो हम दूसरे सॉल्वेंट को ऐड करते हुए भी उसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर सकते हैं, और लेकिन सेम प्रोसेस हम उसी तरह से यूज़ करेंगे स्लो एवेपोरेशन वाला, और इस तरह हम उसमें से सिंगल क्रिस्टल को अलग करेंगे। स्लो डिफ्यूजन भी एक प्रोसेस है सिमिलर टू द अबव, हाउएवर द सेकंड सॉल्वेंट इज अलाउड टू एवेपोरेट फ्रॉम वन कंटेनर इनटू a container of holding the compound solution. गैस डिफ्यूजन इसको बोला जाता है। As the solvent composition changes due to an increase in solvent that has gas diffused in the solution, the compound become increasingly insoluble in the solution and recrystallize. तो सेम वही प्रोसेस है कि हम इसमें कुछ गैस के सॉल्वेंट को भी डिफ्यूज कर सकते हैं, और गैस सॉल्वेंट जो होता है वो भी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर सकता है, और उसकी डिक्रीज करने से भी फिर एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, और उस तरह से सल्यूट के मालिक्यूल या क्रिस्टल्स के मालिक्यूल जो हैं उसमें से सेपरेट होने सिंगल क्रिस्टल हम हासिल कर सकते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हमने दिखाया है कि स्लो डिफ्यूजन कैसे होती है स्लाइड नंबर 30 पे, और उसका क्या स्टेप्स होते हैं, और उन स्टेप्स को आप नीचे रीड आउट भी कर सकते हैं। और इसमें हमने देखा है कि वो मालिक्यूल जो होते हैं एक सॉल्वेंट के, उसमें से वेपोरेट होके ऊपर से वो बीकर कवर होता है और वो बाहर आके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, और फिर हमारे पास जो है वो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। इंटरफेस और स्लो मिक्सिंग एक प्रोसेस है ऑफन परफॉर्म्ड इन द एनएमआर ट्यूब। इसको हम एनएमआर ट्यूब में कर रहे होते हैं सिमिलर टू द अबव, बट इंस्टेड of one solvent gas diffusing into another, the two solvent mix diffuse by liquid diffusion। तो इसमें हम गैस की बजाय दो लिक्विड सॉल्वेंट को डिफ्यूज करते हैं। टिपिकली ए सेकंड सॉल्वेंट इज लेयर्ड केयरफुली। तो सेकंड सॉल्वेंट हमने वो लेना होता है जो उसके अंदर मिक्स ना हो, बल्कि उसके ऊपर लेयर्ड फॉर्म में आ जाए, the top of the solution containing the compound। Over the time two solution mix, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो solution आपस में mix होना शुरू हो जाते हैं। As the solvent composition changes due to diffusion, the compound become increasingly insoluble in the solution and crystallize usually at the interface। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट आपस में मिक्स होना शुरू होते हैं तो उसकी वजह से दरमियान में एक इंटरफेस बनता है जहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और वहाँ पे फिर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इंटरफेस पे। एडिशनली इट इज़ बेटर टू यूज अ डेंसर सॉल्वेंट एज द लोअर लेयर एंड a hotter solvent at the upper layer because this result in the slower mixing of the solvent। तो नीचे हमारे पास सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो थोड़ा सा डेंस होना चाहिए, और ऊपर जो सॉल्वेंट हमने ऐड करना है वो इतना डेंस नहीं होना चाहिए, और वो थोड़ा सा हॉट भी होना चाहिए ताकि स्लोली एक दूसरे में वो मिक्स होना शुरू हो जाए। और ऐड करना भी बहुत स्लो होता है ताकि वो लेयर्स जो है वो आपस में एकदम से ख़त्म ना हो जाए। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपको इंटरफेस या स्लो मिक्सिंग का नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। किस तरह से जो है हम एक सॉल्वेंट लेते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरा सॉल्वेंट जो है वो लिया जाता है जो लेस डेंस होता है, और उसके इंटरफेस पे जैसे जैसे वो आपस में मिक्स होना शुरू होंगे और सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट डिक्रीज होगी और वहाँ पे क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा हम देख रहे हैं स्लाइड नंबर 31 में। जी स्टूडेंट, अब हम अपनी लास्ट स्लाइड पे हैं, और इसमें हम एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो कि एच शेप का होता है उसको यूज़ करते हैं।
जैसे हमने पिछली स्लाइड में एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें हमने देखा था कि हमने बीकर्स के अंदर दो अलग अलग सॉल्वेंट लिए थे, तो उन सॉल्वेंट को अलग अलग लेना एक ही बीकर में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और उनके इंटरफेस को सेपरेट रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए हम ये एच शेप एक इक्विपमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। सेम प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के लिए जो यूज़ हुआ था उसमें हमने एक साइड पे एक सॉल्वेंट को लिया है और फिर दूसरी उसकी जो एच साइड की आर्म है उसमें हम दूसरा सॉल्वेंट जो है वो डाल देते हैं और वो सॉल्वेंट फिर दरमियान में स्लोली एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं। स्लोली इंटरमिक्स होने पर वहाँ पे सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की डिक्रीज हो जाती है और डिक्रीज होने के बाद वहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक थोड़ा सा बेहतर मेथड है जिसमें हम दो सॉल्वेंट को एक दूसरे में मिक्स करेंगे। एक उसमें डेंसर सॉल्वेंट होगा जो कि येलो कलर में दिखाया गया है, एक लेस डेंस होगा लेकिन हॉट होगा। तो वो फिर आपस में जहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होना शुरू होंगे वहीं पे जो है वो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे इस स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किया गया है। मज़ीद फिर हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डिफरेंट बुक्स हैं जो कि रिकमेंडेड बुक्स हैं, आपको स्लाइड नंबर 33 पे मिल सकती हैं और आप अगर मज़ीद स्टडी करना चाहें तो इन बुक्स को सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड करके यहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। तब के लिए इतना ही है। अब हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट फिर हम अपने लेक्चर नंबर 4 पे आपको दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।